और बात बहुत अहम, अगर आपकी कंपनी जो है आपकी अपनी कंट्री में रजिस्टर है तो आप उसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। वो आपके लिए लीगल है क्योंकि वो कंपनी आपने अपनी कंट्री में उसको करवाया था रजिस्टर। तो वो यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप एजेंसीज ओपन की हुई हैं, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने अपना ओपन किया हुआ है, लेकिन वो सब कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में उसको रजिस्टर करवाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जब भी आपको पता चलता है कि आपके कोई जानने वालों में से बाहर की कंट्री मूव कर गया है स्कॉलरशिप के लिए या जॉब के लिए, तो पहला जो सवाल होता है जानने वालों का, रिलेटिव्स का, तो वो यही होता है कि वहाँ पे कैसे आप लोग गए हैं और उसके बाद वहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप वे ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं या वहाँ पे क्या हिसाब किताब है। तो इसी तरीके से मुझसे भी कमेंट्स में ये पूछा जाता है और कई दफ़ा जो पाकिस्तान में मेरे जानने वाले कोलीग्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम चाइना में आएँ तो हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मुझसे सवाल किया गया था उसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को यहाँ पे मूव करके लेके आए और उसके बाद अगर वो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की तरफ जाएं तो क्या यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली और यहाँ पे जॉब अलाउ है या नहीं, ये वाला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 कोशिश करूँगी सब सवालों के जवाब देने की। जब आप चाइना स्कॉलरशिप के लिए आते हैं, चाइना की कंडीशन जो है वो यूरोप बाकी कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते हैं। ये आप अपने जहन में बात अच्छे से बैठा लें कि जब भी आप चाइना में आएंगे ना, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब इलीगल है। और आप बाहर की किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें स्टाइपेंड मिलता है वो आप डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और आपकी फ़ील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आप मेडिकल की फ़ील्ड में हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी के स्कूल की तरफ से भी आपको अलग से पैसे मिलते हैं, 1000-2000 युआन। तो अगर रेंज की बात की जाए तो पीएचडी के लिए जो यहाँ पे आते हैं उनकी जो स्कॉलरशिप होती है वो 2000 युआन से 5000 युआन के दरमियान में होती है, जिसमें आपने अपने लिविंग के लिए जो होता है वो आपने खुद ही एक्सपेंस बियर करना होता है। और अगर आप अपनी फैमिली को लेके आते हैं यहाँ पे अपनी वाइफ को, तो वो यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप में कवर नहीं होता है। और आपके जो बच्चे हैं उनका भी यहाँ पे एजुकेशन किसी भी चीज़ को यहाँ पे कवर अप नहीं किया जाता है। जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है वो सिर्फ आप अकेले की होती है, उसमें आपकी वाइफ या आपके बच्चों के लिए उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो आपने खुद पे करना होता है। और किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ वहाँ पे मेडिकल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं बच्चा करने का तो उसके लिए भी यहाँ पे मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं करती है, आपको खुद ही उसके एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको उसी टाइम पे ही सपोर्ट करेगी, उसी टाइम पे ही आपको कवर करेगी जब जो आपकी बीमारी है, आपकी नेचुरली कोई बीमारी जैसे हेपेटाइटिस हो गया या कोई और ऐसी क्रूशल बीमारी आ गई है जो आपको मेडिकल के बाद चाइना आने के बाद आपको हुई है, तो फिर उसमें आपको इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। इसके अलावा किसी सूरत कवर नहीं किया जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अपनी वाइफ को साथ लाना चाहते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड को साथ लाना चाहती है तो वो क्या करते हैं कि दोनों स्कॉलरशिप पे होते हैं। इस तरीके से हाफ बाय हाफ उनका अच्छे से गुजारा चलता रहता है। एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि सिटी टू सिटी भी जो है, जो यहाँ पे अखराजात हैं वो डिपेंड करते हैं। अगर आप छोटे सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। अगर आप बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप यानी कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी डिफरेंट है कि कुछ हॉस्टल छोटे होते हैं, रूम्स छोटे होते हैं, नहीं गुजारा हो पाता है, तो आपको क्या होता है आपकी फैमिली के लिए आपको बाहर रूम रेंट पे लेना पड़ता है। जितने बड़े शहर में जाएंगे वहाँ पे आपको रूम रेंट जो है वो 2000 से 3000 के दरमियान में मिलेगा, छोटे शहरों में आपको 1000 से 1500 के दरमियान में मिलेगा। अगर अब किसी बंदे की 4000 स्कॉलरशिप है तो उसमें वो 2 से 3000 अपनी फैमिली को सिर्फ रेंट पे दे रहा है, तो उसके बाद अखराजात बाकी एक्सपेंसेस वगैरह वो कैसे पूरे करेगा। तो इसके लिए वो बेस्ट यही होता है कि वाइफ और हस्बैंड जो हैं वो दोनों स्कॉलरशिप पे होते हैं, जिससे हाफ दोनों करके अपना एक्सपेंस कवर करते हैं। और इस तरीके से वो अपनी फैमिलीज़ को भी यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ एडजस्ट किए हुए हैं, यहाँ पे मूव करके आए हैं फैमिली समेत और यहाँ पे वो बच्चे भी कर रहे हैं, तो उसका ये सीन होता है मोस्टली केसेस में, या तो वो पीछे से बहुत ज़्यादा वेल ऑफ होते हैं या यहाँ पे वो किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो यहाँ पे आज़ाद होते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं होता। एक और बात बहुत अहम, अगर आपकी कंपनी जो है आपकी अपनी कंट्री में
रजिस्टर है तो आप उसको यहाँ पे रन कर सकते हैं। वो आपके लिए लीगल है क्योंकि वो कंपनी आपने अपनी कंट्री में उसको करवाया था रजिस्टर। तो वो यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप एजेंसीज ओपन की हुई हैं, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उन्होंने अपना ओपन किया हुआ है, लेकिन वो सब कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी को प्रूफ देना होता है कि उनकी जो कंपनी है वो अपनी कंट्री में उन्होंने रजिस्टर करवाई थी, जिससे वो इनका काम इलीगल नहीं होता है। वो जो भी यहाँ पे काम करेंगे वो लीगल हो जाएगा। ये एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे जॉब या बिज़नेस, जॉब नहीं बल्कि आप बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका जो ऑफिस है वो अपनी कंट्री में रजिस्टर हो। कोशिश तो मैंने की है कि अपने आज के व्लॉग में मैं आपकी काफ़ी सारे सवालात का जवाब दे सकूं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।